आप इसके पेरिनियल रिपेयर पढ़ रहे हैं ना, तो पेरिनियल रिपेयर के अंदर पेरिनियल रिपेयर ही कंप्लीट करना है पहले। इसका अपन ने ऊपर वाला हिस्सा पढ़ लिया था कि कैसे प्रेशर अप्लाई करना है, कैसे ब्लीडिंग को रोकना है, कैसे सुचर देखना है, सारी चीजें अपन ने कर ली। अब की जो टेर है इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कट लगाया गया उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन से हिस्से को क्या किस नाम से देखते हैं, वो क्या सिस्टम रहेगा। तो उसमें सबसे पहले लाइन लिखना, पेरिनियल टेयर को निम्न प्रकार, पेरिनियल टेयर को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। टीईआर टेयर, पेरिनियल टेयर। इसमें फर्स्ट लिखना 1 डिग्री टेयर, 1 डिग्री टेयर, 1 डिग्री यानी एक लिखे एक के ऊपर तो खींच के फिर क्या लिखने टेयर, तो 1 डिग्री टेयर। 1 डिग्री टेयर में डेश लगा के आगे लिखना केवल 4 चिट्टी में टेयर। 1 डिग्री के अंदर क्या क्या आएगा, और चिट्टी वाला जो भाग है उसमें जो लगाएगा कट उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री में। 1 डिग्री में कौन सी टेयर आएगी, 4 चिट्टी वाली टेयर। इसमें लिखना केवल 4 चिट में टेयर, FOURCHE फिर सेकंड में लिखना 2nd डिग्री टेयर, इसके अंदर डेश लगाएगा 4 चिट प्लस 2nd डिग्री में क्या ऐड हो जाता है 4 चिट के साथ साथ सुपरफिशियल पेरिनियल टिश्यू में टेयर, सुपरफिशियल पेरिनियल टिश्यू में टेयर। सुपर SUPER पेरिनियल टिश्यू में टेयर, सुपरफिशियल SUPERFICIAR। नेक्स्ट लिखना 3rd डिग्री टेयर, थर्ड डिग्री टेयर। इसमें डेश लगा के लिखना टेयर एनल पिक्चर तक, टेयर एनल स्पिंचर तक, टेयर एनल स्पिंचर तक। ये 3rd डिग्री में टेयर कहां तक पहुंच जाती है, एनल स्पिंचर तक। कहां पहुंच जाती है, एनल स्पिंचर तक। नेक्स्ट लिखना 4 डिग्री टेयर, रेक्टल म्यूकोसा तक। 4 डिग्री में कहां तक पहुंच जाएगी ये, रेक्टल म्यूकोसा तक, रेक्टल आगे जो रेक्टल म्यूकोसा तक। म्यूकोसा किसे कहेंगे,
म्यूकस लेयर होती है रेक्टल के अंदर वाली, तो वहां तक पहुंच जाएगी। तो कुल कितने वर्ग, कितने भागों में वर्ग किया इसको? 4 भागों में। पहला जो 1 डिग्री टेयर है वो कहां तक थी? 4 तक। सेकंड डिग्री में कहां तक पहुंच गई है? 4 के नीचे जो टिश्यू है वो टिश्यू तक पहुंच गई। थर्ड डिग्री में कहां पहुंच गई? एनल स्पिंचर तक। और इसके बाद 4 डिग्री में कहां पहुंच गई? रेक्टम। ठीक है, अब इससे आगे लिखना एरो लगा के थर्ड एवं 4 डिग्री टेयर का, थर्ड एवं 4 डिग्री टेयर का रिपेयरमेंट REPAI, रिपेयरमेंट की लिखना REPAIRMENT, रिपेयरमेंट कुशल एवं प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा किया जाना चाहिए। मिडवाइफ द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, एक चीज और इसके बीच में ध्यान देना, लिखना ये जो आप मीनिंग लिखने का जो आपके बीच में कंफ्यूजन है ना, ये बहुत दिक्कतदायक होगा आपके। जैसे कोई मीनिंग आ जाता है बीच में, तो स्टूडेंट इधर उधर देखते हैं, इधर उधर नहीं लिखा है, देखते हैं कुछ गलत शब्द लिख देते हैं। ये चीजें आगे बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि जिस जगह एग्जाम होगा ना वहां ना तो देखने देंगे, वो मीनिंग आपको लिखना है। उस जगह मीनिंग आप गलत शब्द लिखोगे तो फिर वो आपके नंबर भी गलत शब्द के आएंगे। इसलिए मीनिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखो। अगर इंग्लिश लिखनी तो एक विशेष दूसरा ये ध्यान रखना कि इंग्लिश को आप हिंदी करके लिखते हो या तो फिर शुद्ध हिंदी लिखो। जैसे मैं बात कर रहे हैं मैनेजमेंट किया तो इंग्लिश में मीनिंग से लिखेंगे, या फिर हिंदी में लिखे मैनेजमेंट, तो वो गलत हो जाता है। या तो फिर प्रबंधन लिख दो उसका डायरेक्ट, क्या लिखो उसका डायरेक्ट प्रबंधन लिखो। हिंदी लिखो तो शुद्ध हिंदी लिखो, इंग्लिश को फिर हिंदी में लिखो। इंग्लिश को हिंदी में लिखने का सीधा मतलब है कि इसको मीनिंग नहीं आती। इंग्लिश को हिंदी में लिखने का सीधा मतलब क्या है? एग्जाम में देखते समझा इसको मीनिंग नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। दूसरी कंडीशन की जितनी चांसेस में हो सके हेडिंग हमेशा इंग्लिश की डालो, हाईलाइट में डालो। हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप रंगीन पेन यूज करो, अलग अलग कलर के पेन यूज करो। हाईलाइट का मतलब ये होता है जैसे नाम लिखा डबल अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट हो गया। उसके बाद एरो लगाओ और उसके जस्ट नीचे वाले, उस एरो के जस्ट नीचे से लिखना पड़ा, मीनिंग के नीचे से लिखना पड़ा मतलब उस एरो के नीचे से। एरो के नीचे लिखने में एक तो उसके नीचे का थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाएगा मीनिंग के नीचे का, एक आगे वाला लाइन खाली रह जाएगी, तो क्या होगी अपने लिए हाईलाइट होगी। दूसरा कि हर कॉपी के आगे रो होती है, एक लाइन खींची होती है, उस लाइन की साइड में कुछ भी नंबर डालना है, कुछ भी अंकित करना है अपने को, या कुछ एरो लगाना है हाईलाइट करने के लिए, एरो उस पे लगाओ, तो वो चीज हाईलाइट रहेगी। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं उसको छोड़कर उसमें कुछ नहीं लिखते, कुछ गिनती भी लिखेंगे, उसको काउंट भी करेंगे तो लाइन की इधर ही करेंगे, एरो भी लगाएंगे, इधर वाली चीजें हाईलाइट नहीं होती। इधर वाली चीजें सिर्फ थ्योरी लिखने की है। वो लाइन इसीलिए खींची गई कि आप कुछ क्रम लिख, संख्या लिखो या कुछ एरो लगाओ या कुछ नोट लिखो, तो नोट भी उसी में आना चाहिए। वो क्या है कि एग्जामिनर कोई भी चेक करेगा तो उस रो को देखता है, उसको लगता है कि तो नोट है, ये एक नंबर वाइज लिखा हुआ है, एरो लगा के लिखा हुआ, 1 बाय 1 लिखा हुआ, तो वो एक तरीका होता है लिखने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तरीका ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। बहुत की राइटिंग इतनी बुरी आती है कि खुद नहीं पढ़ पाते, दूसरे तो पढ़ना दूर की बात है, वो खुद लिखने वाला के समझ में नहीं आता कि मैंने लिखा क्या है, फिर भी वो पास हो जाते हैं। क्यों? राइटिंग से मतलब नहीं, उसको लिखने का तरीका उसके पास है।
लिखने का तरीका है ना, तो व्यक्ति कुछ भी वो अब आंसर सही दे रहा हूँ, लगता है कि जैसे आपने आंसर तो सही दिया है, लिखा सही है, लेकिन आप खुद भी उस चीज को दोबारा रिपीट में नहीं पढ़ पा रहे हो। ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर थोड़ी पढ़ेगा, एग्जामिनर हाईलाइट देखता है, एग्जामिनर के पास इतने उसको एक समय में बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो हर चीज को थोड़ी पढ़ेगा। ऐसे पढ़ेगा तो एक कॉपी में उसको 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। अगर एक एक सब चेक करेगा वो और एक एक में नंबर देगा प्रत्येक में, तो कितना समय लग गया? आपने मानो 30 पेज की कॉपी होती है, कितना समय मिलता है उसको? वो मिनिमम आधे घंटे में 30 कॉपी तो चेक करेगा ही करेगा, 20 तो करेगा ही करेगा, हर एक 1.5 मिनट में कॉपी करेगा। वो क्या चीज नोट करेगा? वो लिखने का तरीका, हाईलाइट चीजें, वो अधिक चेक करेगा। जैसे आपको दिया गया, जैसे बात करते हैं किसी चीज का, जैसे डिजीज का मैनेजमेंट करना है, क्या करना है? मैनेजमेंट, डिजीज का मैनेजमेंट करना है, या डिजीज अपने को समझानी है, एक्सप्लेन करनी है, उसके बारे में लिखना है। डिजीज में सबसे पहले क्या रखेंगे? उसका नाम। तो जैसे नाम लिखा तो नाम के नीचे उसकी डेफिनेशन ये है कि ये इस प्रकार की बीमारी, इसमें ये होता है, वही लिखेंगे। और उसको कारण भी अपन उसी में लिख सकते हैं कि डेफिनेशन के अंदर इसका कारण ये होता है। उसके अंदर आपने कारण लिख भी दिया, तभी आपको नीचे कारण या एजेंट लिखे एक लाइन छोड़ के कारण और लिखना है कि इस बैक्टीरिया से होती है, वो चीज क्या हो जाएगी? अब आपने वही बैक्टीरिया का नाम थ्योरी में भी लिखा है, उसके डेफिनेशन में भी लिखा है कि इस कारण से होता है, क्योंकि बीमारी की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। डेफिनेशन भी वही होता है कि इस कारण से बीमारी होती है। फिर भी एजेंट लगा के उसमें लिखना होता है कि इसका एजेंट ये, इसके कारण, वो हाईलाइट चीज हो जाती है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, साइन सिम्टम एसएस करके भी छोड़ दोगे तभी वो उसको हो जाएगी। हाँ एसएस किया, साइन सिम्टम लिखा है, तो एक दो चीज उसमें भी देखेगा, तो उसको 1 बाय 1 लिखो। ऐसा नहीं कि जैसे कोमा लगाते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, कॉपी नहीं करने वाले। कैसे लिखना है? तरीके से लिखना है, बिल्कुल 1 बाय 1। कि फीवर है, खांसी, तो उसको लगना चाहिए, वो देखते पहचान में आ जाएगी किसने लिखा है। पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी नजर पड़े क्वेश्चन के अंदर तो तुम्हें लग जाएगी आंसर दिया है। दूसरा डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस पहले हेडिंग लगाओ, फिर डायग्नोसिस को तरीके से हाईलाइट करो, उसके नीचे फिर उसको डायग्नोसिस के नाम लिखो। तो वो आपके नाम नहीं पड़ेगा, वो देखेगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में लिखे हुए हैं कुछ, वो समझ जाएगा किसने लिखा है। आपने गलत भी लिखा हुआ वहां पे, तभी उसको एक इसको नॉलेज है, वो क्या चीज समझ जाएगा कि इसको नॉलेज तो है। मैनेजमेंट किया, अब मैनेजमेंट में लोग मैनेजमेंट का नाम सुनते क्या करते हैं कि थ्योरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मैनेजमेंट में थ्योरी में होता है नहीं। मैनेजमेंट क्या करना है अपने, सीधी एक लाइन देनी है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? एंटीबायोटिक। तो बस वो चीज हाईलाइट होगी कि एंटीबायोटिक देना है, तो एंटीबायोटिक को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो या अंडरलाइन कर दो उसको, तो वो हाईलाइट हो गया। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट करना है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट के अंदर सीधा लिख लो, वोमिटिंग के लिए एंटीमिसिस देनी है, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक देनी है, पेन के लिए एनाल्जेसिक देनी है। दवाई का तो नाम कहीं लिखना ही नहीं है। तो एक आपने तरीके से लिखा तो उसको पढ़ेगा ही नहीं, उसके पेज खोलते उसके समझ में आ जाएगी किसने सही लिखा है, तो वो डायरेक्ट नंबर चढ़ाता होगा। तो तरीका इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आप मेन हेडिंग ही लगा रहे हो, जैसे बात कर रहे हैं, जैसे डेफिनेशन ही लगा रहे हो, तो उस डेफिनेशन की स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ होगी ना सारी। हुई नहीं हुई? अपन कोई चीज डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, जैसे अपने को बात होगी जैसे कि निमोनिया, अपने एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे रखा है निमोनिया, तो वो चलो निमोनिया तो अपन ने वहां से उठा के देखा है पेपर से, तो वो तो अपने सही लिखा है, क्योंकि वो टॉपिक कहां से लिया अपन ने? पेपर से लिया है। लेकिन उसके अन्य टॉपिक आपको लिखना है, जैसे डेफिनेशन हो गई, साइन सिस्टम हो गए, एनालिसिस लिखना है, उसमें ट्रीटमेंट करना है, तो उन चीजों को या तो फिर शुद्ध हिंदी में दे दो आप सभी का, या फिर इंग्लिश में दे दो, तो उसका थोड़ा तरीका होना चाहिए। तो नंबर बढ़ने के वो से बोलते हैं कि मैंने लिखा तो था, कॉपी भरी है, ये किया है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। स्टूडेंट अपनी गलती मानो या नहीं मानो, लेकिन 100% गलती किसकी होती है? स्टूडेंट की होती है, क्योंकि लिखने वाला खुद है। उस स्टूडेंट को ईमानदारी से पूछ लो कि आपकी स्थिति क्या है, तो खुद को लगता है, मन में डर चल रहा है उसके कि ऐसे होने वाला है, लेकिन फिर घर वालों को तो कुछ कहना है, जवाब तो वहां देना, तो बोलेगा कि एग्जामिनर ही गलत था। ये बोलते हैं
कि कॉपी ढंग से चेक की हुई, ऐसा होता है। तो वो एक चीज है, इसलिए बोलते हैं कोई भी चीज मीनिंग आता है सामने, उस मीनिंग में इतना हाईलाइट करो कि वो मीनिंग एक बार आप लिख लिया, एक बार आप दूसरी कॉपी में देख भी लिया, दोबारा उसी मीनिंग को देखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट इंग्लिश में लिख लिया, एक बार मैनेजमेंट अपने को नहीं आ रहा मीनिंग, तो ऐसा नहीं कि जैसे सारे सभी मीनिंग अपने को है, अपन ने देख के लिख लिया, लेकिन उसी चीज को अपन बार बार देखे तो फिर तो गलत हो गया ना भाई। एक बार देखो, लेकिन उस एक बार में आप उसको समझ जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप लिख लो। फिर कोई नया मीनिंग आता है, आपको नहीं आता तो दूसरे कॉपी में देखो या बोर्ड पे देखो या कहीं भी करो, लेकिन उसी मीनिंग को आप बार बार देख के लिख रहे हो तो फिर तो आपकी कमी, फिर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो मतलब उसमें। एक ही मीनिंग को अपन ने हेडिंग में लिखा है, उसी मीनिंग को अपन सेकंड लाइन में लिखा है, उसी मीनिंग को तीन लाइन में लिखा है, फिर भी अपन कॉपी में ऊपर की लाइन में देख रहे हैं या इधर-उधर देख रहे हैं, बोर्ड में देख रहे हैं, फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान दो, तो ऐसा ध्यान दो कि एक मीनिंग देख लो, उसको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। दोबारा जैसे अपन लिखा पेरिनियल, अब पेरिनियल को हर बार मीनिंग आया, हर बार अपन दूसरी कॉपी में देखे, हर बार बोर्ड की तरफ देखे, नहीं उसको एक ही बार देखो, एक ही बार में इतने याद करो, दोबारा पेरिनियल शब्द आए तो बोलते लिख दे कि पेरिनियल, तब जाके आप सोचो कि जिस जगह एग्जाम में दोगे ना आप, तो वहां आप शुद्ध मीनिंग लिख सकते हो। इंग्लिश लिखने का मैंने पहले भी आपको बताया था कि कम से कम व्हाट्सएप इंग्लिश को सीखो, के को के लिखो, मैं को मैं लिखो, टेंस छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो वहां पे, काम को काम में लिखो, वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, काम तो लिख सकते हो। तो फिर आपको बोला जाए कि मैनेजमेंट, तो आप मैनेजमेंट ही इंग्लिश बना सकते हो, मैनेजमेंट पूरी इंग्लिश बना सकते हो आराम से, लेकिन पहले हिंदी तो इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में ऐसा नहीं कि हिंदी को शुद्ध इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, नहीं, हिंदी को इंग्लिश में लिखो, का को काय लिखो, के ए करो सिर्फ, लेकिन उस तरह तो शुद्ध लिखना सीखो। तो फिर कोई भी चीज बोलेंगे तो हिंदी जैसे उसको, जैसे बोला आपको वर्क, व से क्या करते हैं अपन डब्ल्यू लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वह चीज तो कम से कम अपना को इतनी नॉलेज तो आनी चाहिए, अपन एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो इतना इंग्लिश अपनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रखना इस चीज। आगे देखने इसमें पेरिनियल रिपेयर के अंदर अपन ने कहा लिख लिया कि थर्ड एवं फोर्थ डिग्री टेयर का रिपेयरमेंट कुशल प्रशिक्षित किससे करवाना चाहिए, मिडवाइफ से करवाना चाहिए। नेक्स्ट लिखना, टेयर को रिपेयर करते समय यदि आवश्यक हो तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए, क्योंकि टाके लगाएंगे वापस तो दर्द होगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि वापस क्या दे सकते हैं अपन, लोकल एनेस्थीसिया। अभी एक वो विशेष तौर पे ध्यान रखना कि पहले के टाइम में एनेस्थीसिया सिर्फ इंजेक्शन से लगते थे, आज के टाइम में एनेस्थीसिया की क्रीम भी आती है, एनेस्थीसिया की आता है, एक लोशन आता है, उसको लगाने से 10-20 मिनट के लिए वहां की स्किन हो जाती है, क्या हो जाती है, सुन हो जाती है।
क्योंकि मेन नर्व नहीं है, मेन नर्व को तो अपन ब्लॉक कर ही नहीं रहे यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया बात कर रहे थे, स्किन के नर्व को स्प्रे कर रहे हैं। तो अपन कुछ समय के लिए जैसे अपन डाइक्लोफेनिक जेल लगाते हैं तो कुछ समय के लिए जलन महसूस होती है वहां पे, तो इस प्रकार होती है। इस प्रकार की एनेस्थीसिया होती है जिसके वहां की जो टिश्यू है जहां अपन सूचर लगा रहे हैं वहां के जो नॉर्मल टिश्यू है वो टिश्यू क्या हो जाते हैं कुछ समय के लिए नर्वहीन हो जाते हैं, यानी वहां की नर्व क्या हो जाती है। इसके लिए तो अपने का पेन का अनुभव तो होता तो है, उसके अंदर पेन का अनुभव तो होता है लेकिन कम होता है। इंजेक्शन लगाने के बाद तो पेन होता ही नहीं है, लेकिन क्रीम के दौरान पेन का अनुभव तो होगा, लेकिन वो क्या होगा जैसे 10-20% ही होगा, 70% या 80% तक नहीं होता है, इतना पेन नहीं होता है। ऐसी चीजें का उपयोग किया जाता है। आगे देखना, एपिसियोटोमी इंसिजन में एपिसियोटोमी इंसिजन में सूचर लगाना सिरे से आरंभ करना चाहिए, सिरे से आरंभ करना चाहिए। सिरे से आरंभ करना चाहिए और नीचे की ओर लाना चाहिए, नीचे की ओर लाना चाहिए। और लिखना अपेक्स टू डाउनवर्ड, अपेक्स टू डाउनवर्ड। यानी कोई भी कट लगाया है, जैसे मान के चलो कि अपन ने कट लगाया एपिसियोटोमी के, एपिसियोटोमी में किस प्रकार लगेगा, वी आकार का। कट खोलने के बाद वी आकार ही हो जाता है। से जे शेप में भी काटेंगे ना अपन, जे शेप में, तो कट सिर्फ जे शेप में रहेगा, लेकिन वो खुलेगा तो उसमें वी आकार में दिखेगा, तो स्किन तो चौड़ी हो जाएगी वी आकार पे। अब अपन यहां से सूचक किस स्थान से लगाना प्रारंभ किए, कौन से स्थान से, इस स्थान से, तो ये वाले स्थान में लोड ज्यादा आएगा तो टांके टूट सकते हैं, क्या हो जाएंगे, टांके दूसरी भी अपने को खिंचाव ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें गठान मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, खिंचाव ज्यादा, तो वो टांके छक सकते, छकने का मतलब जानते हो, वहां की स्किन टांकों के साथ टूट के आ सकती है, ऐसी कंडीशन। तो टांके लगाना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इस वी शेप के क्या करेंगे, दोनों को समान में करेंगे, तब जाके दोबारा टांके अपन नॉर्मल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले टांका कहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले स्थान से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे धागा बांधेंगे, इसको खींचेंगे, इसको खींचकर हाथ सार देते हैं अपन कॉटन से सहारा देंगे, स्किन को सहारा देंगे। सबसे पहले इसको अपन नॉर्मली क्लोज कर लिया, नॉर्मली क्लोज कर लिया, जो वी शेप है ये वी शेप कौन सी शेप में आ जाएगा, एक इस वाली शेप में आ जाएगी कि लगभग बराबर वाले शेप में आ जाएगा। उसके बाद अपन एक टांका यहाँ लगा दिया, उसके बाद टांके लगाते अपन क्या हो जाएंगे, जितने भी अपना गैप स्पेस है उसके हिसाब से अपन टांके लगा देंगे, ठीक है। तो टांके कौन से सिस्टम पे लगाना है, ऊपर से खुले हुए मुंह से लगाते हुए किस तरफ आना है, नीचे की तरफ, यानी कि अपेक्स टू, अपेक्स यानी ऊपर वाले से किस तरफ आ रहा है, डाउन की तरफ, डाउनवर्ड आना है, किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आना है। तो ऊपर से लगाते हुए, खुले हुए मुंह से लगाते हुए नीचे की तरफ आना है एपिसियोटोमी के अंदर, ठीक है। आगे देखना, इंसिजन में सूचर लगातार लगाए जाने चाहिए, लगातार लगाए जाने चाहिए, कंटिन्यू लगाए जाने चाहिए।
लगातार लगाए जाने चाहिए एवं कम समय लगाना चाहिए, एवं कम समय लगाना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा लंबा समय लगेंगे जितने क्या होगा, दर्द बढ़ेगा। इसलिए टाके लगाने में एक तो समय कम लगाना है, यानी कि अपने को जल्दी से काम भी करना है। दूसरी कंडीशन कि लगातार लगाना है। लगातार का मतलब जैसे एक लगा दिया तो जैसे ऐसा नहीं कि दूसरा बीच में लगा रहे हो, तीसरा लास्ट में लगा, फिर बीच से भर रहे हो, ऐसा नहीं। लगातार एक लगाया उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी लग रहे हैं तो कंटिन्यू आना है, यानी कि लगातार आना है। ऐसा नहीं कि एक तो आगे लगा दिया फिर बीच से क्लोज करने के लिए एक बीच में लगा दिया, फिर एंड में लगा रहा, फिर उसके बीच में अलग करके लगा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो गए सारे। इसलिए कैसे लगाना है अपने को, लगातार जैसे एक तरफ से लगाना प्रारंभ किया दूसरी तरफ से लगाते हुए क्लोज करते हुए आओ। ठीक है, आगे सूचर निम्न क्रम में लगाए जाने चाहिए। पहला एक ना वेजाइनल म्यूकोसा, फर्स्ट लगाना चाहिए वेजाइनल म्यूकोसा। वेजाइनल म्यूकोसा में वेजाइना VAGINAL वेजाइनल म्यूकोसा MUCOSA। वहां पोस्ट में लिखो फर्स्ट, फर्स्ट लगाना है वेजाइनल म्यूकोसा में। अब उसके नीचे एरो लगाओ, वेजाइनल म्यूकोसा के नीचे खड़ा एरो, इस प्रकार से एरो लगाओ। और सेकंड, उसके बाद कौन सा लगाना है, पेरिनियल मसल्स, वेजाइनल म्यूकोसा, फिर उसके बाद एरो लगाओ, फिर वहां पे सेकंड पे लगाओ, सेकंड ताकि कहां लगाना है, पेरिनियल मसल्स, पेरिनियल मसल्स। पोस्टर में लिखो सेकंड, फिर एरो लगाओ नीचे, अगला लिखो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। पोस्टर में लिखना है एट लास्ट, ये लास्ट तक कहां लगाने चाहिए, स्किन एवं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। सबक्यूटेनियस की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो SC। एट लास्ट हो गया ना, बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, सूचक किस तरफ आएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। वेजाइनल म्यूकोसा को करते हुए फिर क्या, पेरिनियल मसल्स को, और फिर बाद में क्या होगा, स्किन पे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। यदि उपलब्ध हो तब सूचक थ्रेड THREAD के रूप में यदि उपलब्ध हो तब सूचर
थ्रेड के रूप में कैटगट या थ्रेड THREAD थ्रेड के रूप में कैटगट CATGUT या डेक्सोन का उपयोग किया जाना चाहिए। डेक्सोन का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये एब्सॉर्बल एब्सॉर्बल एब्सॉर्बेबल सूचर है, इन्हें रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अपन को जो उस समय जो धागा उपयोग में लेना है सूचर थ्रेड के समय, सूचर को सिलते समय जो अपने को धागा यूज में लेना है वो कौन सा लेना है, कैटगट या डेक्सोन का। इन धागों को क्या करना पड़ता है, फिर काटना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उसमें स्किन के जैसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक यानी गल जाते हैं वहां पे। तो इससे सूचर का उपयोग लेना चाहिए जो कुछ समय के बाद अगर उपलब्ध हो, तो उपलब्ध नहीं हो तो अपने को जो नॉर्मल धागे यूज में लेना है वो लेते ही हैं, ऐसे धागे जो टूटे नहीं जल्दी से। और अगर उपलब्ध हो तो कौन कौन से कैटगट वो डेक्सोन वाले यूज में लेना चाहिए, क्योंकि ये इनको काटने की आवश्यकता, रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। सूचर लगाने के बाद सूचर लगाने के बाद सूचर लगाने के बाद वेजाइनल टेम्पोन को हटा देना चाहिए। एवं अदर लेक्रेशन LACERATI1 के लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। वेजाइनल टेम्पोन क्या होता है, एक यंत्र उपकरण होता है, कप के जैसे स्ट्रक्चर का एक उपकरण होता है जिसको क्या करते हैं, वेजाइन के अंदर इंसर्ट करवा दिए जाते हैं। कई प्रोफेशनल कामों में, जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे
यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है फीमेल को। क्या पहननी पड़ती है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जहां पहनते हैं यूनिफॉर्म टाइट होती है, जैसे पैंट वगैरह पहननी पड़ती है वो टाइट होती है, तो वहां अगर सैनिटरी पैड का उपयोग किया जाएगा तो पैड क्या है कि बाहर से महसूस हो जाता है, टाइट कपड़ों में क्या हो जाता है, ये बाहर से महसूस हो जाता है। तो इसी कंडीशन में जो माहवारी के टाइम भी कुछ फीमेल है जो ऐसे प्रोफेशनल जैसे काम करते हैं, जैसे अपन बात करें एयर होस्टेस का, जो प्रोफेशनली भी काम करती है, तो उनके लिए इनकी छुट्टियां थोड़ी ना मिलती है, जैसे कि छुट्टियां मिलती हो, छुट्टियां नहीं। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं करते, वेजाइनल टैम्पॉन का उपयोग करती है। तो ये एक उपकरण है जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया होता है। क्या होता है? वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो बाहर से बिल्कुल महसूस नहीं होता है। बाहर से क्या नहीं होता है? बिल्कुल महसूस नहीं होता है। वेजाइना ओपनिंग की क्लोज करके रखता है, तो बाहर ही किसी प्रकार की ब्लीडिंग या सिक्रेशन होने भी नहीं देता है। जैसे कुछ भी सिक्रेशन अंदर इंटरनल सिक्रेशन होता है वो वेजाइना में स्टोर हो जाता है टैम्पॉन के ऊपर, और जैसे इसको जब हटाया जाता है तो ब्लड जो भी है वो कंटेंट एक साथ निकल के आ जाते हैं, जिसको फिर रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कहीं नहाने जा रहे हैं, वॉशरूम पे जा रहे हैं, तो वहां टैम्पॉन को निकाल के सारा जो सिक्रेशन बचा होगा वो सारा एक साथ आ जाएगा, वहां उसके हाइजीन मेंटेन हो जाते हैं, वहां पर टैम्पॉन का उपयोग कर लिया जाता है। जैसे ऐसी जो फीमेल है जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, जैसे आर्मी में हो गई, जैसे पुलिस तो फिर भी इतना ही नहीं है, आर्मी जैसे प्रोफेशनल उनको पूरी ड्यूटी लेनी है, जैसे एयर होस्टेज हो गई, तो उनके ऐसे उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे साड़ी हो गए ढीले लूज कपड़े हो गए, इनमें तो क्या है कि नॉर्मल सैनिटरी पैड का उपयोग हो जाते हैं, लेकिन इसमें जिसमें नहीं हो सकता है उसमें ऐसी चीजें उपयोग में ली जाती है। वो एक यंत्र है टैम्पॉन, जिसका अपन एमसी साइकिल के दौरान भी यूज कर सकते हैं। ये क्या काम करता है? ये न अंदर के सिक्रेशन को बाहर आने देता है, न बाहर के सिक्रेशन को अंदर जाने देता है। इसको उससे में लगाया क्यों जाता है कि एक तो वेजाइना के जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं वो अंदर किसी प्रकार के हलचल और टिश्यू वो नहीं होती है, फिक्स हो जाती है। दूसरी कंडीशन, ना तो अंदर के कंटेंट बाहर आते हैं ना बाहर के कंटेंट अंदर जा पाते हैं। उसके बाद अपन आराम से उसमें टांके लगा देते हैं। दूसरे, इसमें देने के बाद जो वहां की स्किन होती है वो चिपकती भी नहीं, स्किन टैम्पॉन की वजह से क्या हो जाती है, वो अलग अलग सरफेस में रहती है, उसकी वजह से टांके लगाना फिर क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। अब जैसे टांके लग गए, टांकों में हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो आपको ये भी पता है कि शिशु डिलीवरी के बाद लोचिया नामक एक फ्लूइड बाहर आता रहता है, तो उस समय तो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो बाहर आता रहेगा। तो कुछ समय के लिए उसको रोकने के लिए भी टैम्पॉन का उपयोग किया जाता है, जब सूचर मेंटेन कर रहे हैं। जैसे सूचर मेंटेन हो गए, सूचर लगा दिए गए, इसका मैनेजमेंट कर दिया, उसके बाद टैम्पॉन को हटा दिया जाता है और सिक्रेशन को बाहर निकलने दिया जाता है, उसका फिर हाइजीन मेंटेन कर देते हैं, सैनिटरी पैड का उपयोग कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक चीजें हैं, एक उपकरण है। आगे देखना, वेजाइना में निक्रेशन की उपस्थिति हो तो, वेजाइना में निक्रेशन की उपस्थिति हो तो, निक्रेशन यानी सिक्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, उसकी उपस्थिति हो तो तब उनका भी रिपेयरमेंट किया जाना चाहिए, तब उनका भी रिपेयरमेंट किया जाना चाहिए। तब उनका भी रिपेयरमेंट किया जाना चाहिए। अगर वेजाइना से अंदर कोई चीज होती है तो वो आपके बस में नहीं है, लेकिन वेजाइना पे जैसे हमने कट लगाया, इसके अलावा कोई अन्य चीज भी कट नजर आता है, कोई अन्य स्थान पे कोई क्रोच वगैरह नजर आती है, किसी प्रकार का कोई एब्नॉर्मलिटी नजर आती है जहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना है आपको, उस लगाने के एपिसोडोमी को क्लियर करने के बाद उसका भी क्या करना है, रिपेयरमेंट करना है। आगे देखना है, इसके बाद वेजाइना को स्टेराइल कॉटन पैड, STERILE, स्टेराइल कॉटन पैड की सहायता से, स्टेराइल कॉटन पैड की सहायता से, STERILE कॉटन पैड की सहायता से साफ करना चाहिए। स्टेराइल कॉटन पैड की सहायता से साफ करना चाहिए।
यदि पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल होने पर या पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो तो, यदि पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो तो जनरल केयर के लिए पोस्टनेटल वार्ड में भेज दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो पेरिनियल रिपेयर के अंदर क्या क्या पड़ा? पेरिनियल रिपेयर को स्टार्टिंग से बोलो, जहां से अपन हेडिंग लगाई पेरिनियल रिपेयर वहां से शिशु की डिलीवरी एवं प्लेसेंट एक्सट्रैक्शन के बाद एपिसोड में टेयर की रिपेयर की जाती है। यानी एपिसोड में जो टेयर है उसकी क्या की जाती है? रिपेयर की जाती है। इसी रिपेयर करने में आगे देखा सर्वप्रथम वेजाइना वल्वा पेरिनियम के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या किया जाता है? उसकी सफाई की जाती है। सेकंड में अपन लिखा इंसिजन साइट होने वाली ब्लीडिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं? वेजाइनल टैम्पोन का उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखा अपन ने कि टेयर को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कैसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है? फर्स्ट डिग्री टेयर, सेकंड डिग्री टेयर, थर्ड डिग्री टेयर और फोर्थ डिग्री टेयर। ठीक है, इसे भागों में बांटा गया है। पहली जो टेयर है ये कहां तक है? फोर्थ तक। कहां तक है? फोर्थ तक। सेकंड टेयर है, सेकंड टेयर कहां तक पहुंच गई? सेकंड डिग्री टेयर फोर्थ से लेकर सुपरस्पेशनियल पेरिनियल टिश्यू तक। थर्ड टेयर कहां तक पहुंच गई है? एनल स्फिंक्टर तक। कहां तक पहुंच गई है? एनल स्फिंक्टर तक। और फोर्थ डिग्री टेयर कहां तक है? रेक्टम म्यूकोसा तक। इन चारों टेयर को क्या करना है? रिपेयर करना है। क्या करना है? इनको रिपेयर करना है। अब इसको रिपेयर करेंगे चारों डिग्री को, तो रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे? थर्ड एवं फोर्थ डिग्री टेयर का रिपेयरमेंट कुशल एवं प्रशिक्षित मिडवाइफ के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर अपन कट लगाते हैं इसमें इतना थर्ड और फोर्थ टेयर नहीं लगाते हैं, अगर अपन दो टेयर में काम करते हैं उसमें तो जैसे वहां पे कोई भी है तो वो टांके लगा सकती है, लेकिन अब अगर 4 डिग्री का अपन उपयोग किया है, कट बड़ा लगा है, ठीक है, इस कंडीशन में टांके लगाने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एक कुशल मिडवाइफ की जरूरत होगी जिसने पहले भी कई बार टांके लगाए हुए हैं। किसी एक्सपीरियंस जो मिडवाइफ है उसकी उपस्थिति में लगाए गए टांके। यानी कोई कुशल मिडवाइफ है वो सिखाती है अपने साथ वालों को, तो वो सिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी उपस्थिति वहां रखती है, यानी कुछ भी गलत हो तो वो बताती है और गुप्त होने नहीं देती। वो पहले से अपने को कहती कि इससे करो, ऐसे करो, हर चीज वो गाइड के अनुसार करती है। तो उसके अनुसार करते ऐसे कोई काम किया उसने और कई बार ऐसे स्विचर का उपयोग किया है कुशल मिडवाइफ को, उसके द्वारा क्या किया जाना चाहिए? इसको रिपेयर किया जाना चाहिए। इसको रिपेयर करने के लिए इंसिजन जो टांके लगाए जाते हैं, टांकों से पहले अगर जरूरत हो तो क्या किया जाएगा? लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि टांके लगाने से में क्या होगा? दर्द होगा, क्योंकि सुई धागे का उपयोग किया जाएगा। और सुई धागा होता है, सुई टांके लगाने वाली सुई होती है, कपड़ों वाली सुई नहीं होती है, अलग प्रकार की बिल्कुल बारीक पत्ती के जैसी होती है। ठीक है, दूसरी चीज की वो सुई सीधी भी नहीं होती है, वो कैसे होती है? सी आकार की होती है, मुड़ी हुई होती है। किस आकार की होती है? सी आकार की। सी आकार की होने की वजह से क्या है? दूसरी कंडीशन की उसको हाथ से पकड़ते भी नहीं है, तो हाथ से फिसलती है, बारीक ज्यादा होती है, तो उसको किससे फोर्स से या किसी अन्य से पकड़कर क्यों? अगर दूसरा हाथ से हम कोई काम करेंगे तो हाथ में क्या है कि हाथ तो हर चीज को छूते हैं,
कंटेंट को कपड़ों हर चीज को छूते हैं तो उसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इसलिए किसका उपयोग करते हैं? कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर करते समय हमेशा उपकरण जो इक्विपमेंट अपने पास है उन्हीं का उपयोग किया जाता है, हाथ का उपयोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, उस समय जो उपयोग किया जा रहा है उसमें धागा लगाया जाता है, सुई में धागा लगाकर उसको एक तरफ से जिसे पकड़कर इंसर्ट करवा रहा है, इंसर्ट करवा के अगर उसमें प्रेशर डालेंगे ना उस तरफ तो दूसरी तरफ से उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक घूम के आएगी ना प्रेशर से, तो दूसरी ओर की किनारों को क्या करती हुई आती है, साथ में लेती हुई आती है। ठीक है, उसी प्रकार उसको रोटेट करवाया जाता है, यानी कि उसको ऐसे नहीं कि जैसे अपन कपड़े सीते हैं इस प्रकार से मोड़ना पड़ता हो, स्किन को कहीं नहीं मोड़ना पड़ता। जैसे अपन एक तरफ से इंसर्ट करवा रहे तो सी आकार की है, और इधर से प्रेशर डालेंगे इधर से घूम के वापस आएगी, वो तो घूम के आती है, इधर से घूम के बाहर आने के बाद इधर दूसरे हाथ से दूसरे इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा जाता है, उसको वापस से घुमा दिया जाता है। वह टांका जो धागा है उसको क्या करते हैं, सूचर में गठान लगा दी जाती है, बांध दी जाती है। उसके बाद जैसे गैप देख रहे हैं अपने को, जैसे 1/2 सेंटीमीटर या जो अपने को जितना पॉइंट चाहिए होते हैं उसका गैप के अनुसार जितने टाके लगाना उसके अनुसार, फिर सेकंड टाका उसके अनुसार करते हैं। दूसरी चीज टांका लगाते समय एक विशेष तौर पे ध्यान रखना जाता है कि टांका लगाते समय जो कट है उससे लगभग 1/2 सेंटीमीटर सरफेस से ज्यादा ली जाती है स्किन, क्या ली जाती है, 1/2 सेंटीमीटर लिया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर तो बड़ा हो जाता है तो उसका 1/2 सेंटीमीटर यानी कि दूर से छेद किया जाता है, टाके लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें खिंचाव करें तो खिंचाव करने से ये वाली जो है ये टूट के नहीं आएगा, यहाँ पे ज्यादा पास में करेंगे तो ये स्किन ही है, जैसे उसको खींचेंगे धागे को तो धागा तो बारीक होता है तो वहां से जो स्किन है वो रप्चर होके क्या जाएगी, धागा अंदर आ जाता है तो वो प्रेशर नहीं लग पाएगा उसमें, वो रुक नहीं पाएगा। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको हल्का सा दूर रखते हैं जिससे वो स्किन टूटे नहीं। ठीक है, तो दूसरी चीज कि स्किन को जो मिलाने का काम करते हैं वो धागे को खींचकर नहीं करते हैं, उसको हाथ से भी अपन क्या करते हैं, पास में लाने की कोशिश करते हैं। पास में रखेंगे उसको पहले से, तभी तो ब्लीडिंग क्लोज होगी, उसको पहले से अपन पास में रखते हैं। देख तो अगर उसको चौड़ा कर रखा है मैंने, वो खुला हुआ है पूरा और धागे से खींचेंगे तो फिर भी वो स्किन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, वहां से टूट जाएगी स्किन। ठीक है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए सावधानियां बरती जाती है। आगे देखना कि टाके लगाने का जो सिस्टम है वो अपेक्स टू डाउनवर्ड होता है। कैसे होता है, अपेक्स टू डाउनवर्ड होता है। किस प्रकार से होता है, अपेक्स टू डाउनवर्ड। अपेक्स टू डाउनवर्ड होगा तो कैसे टांगे लगाए जाएंगे, उसमें क्या क्रम होगा, तो सबसे पहले वेजाइनल म्यूकोसा को क्या किया जाएगा, फर्स्ट टांका लगाया जाएगा वेजाइनल म्यूकोसा में। वेजाइनल म्यूकोसा के बाद किसमें लगाया जाएगा, पेरिनियल मसल्स में। पेरिनियल मसल्स में सेकंड टाके लगाए जाएंगे। सेकंड यानी बीच वाले 3 लगा रहे 4 लगा रहे तो सेकंड एरिया पे आ जाते हैं सारे, क्योंकि फर्स्ट लगा दिया और सेकंड पे आ गए 3-4 टाके जितने लगाए। उसके बाद 8 लास्ट लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, 8 लास्ट। तो 8 लास्ट जो टाका लगाया जाएगा किस पे लगाया जाएगा, एक स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, एचसी टिश्यू पर लगाए जाएंगे। कौन सा लगाए जाएंगे, 8 लास्ट। कौन से लगाए जाएंगे, 8 लास्ट। ये लास्ट प्रक्रिया होगी टाके लगाने। ठीक है, तो 3 चरणों में टाके लगाए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में वेजाइनल म्यूकोसा, पेरिनियल मसल्स और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, इसके बाद यदि उपलब्ध हो तो जो टांके लगाने के जो धागे हैं वो कौन से उपयोग में लेने हैं, ऐसे जो एक बार लगाने के बाद उनको वापस रिमूव करने की जरूरत नहीं हो, वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो तो ऑटोमेटिक उसमें गल के खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति के टांके लगाने उपलब्ध हो तो नहीं हो तो अपने को कोई से भी धागे यूज में करने हैं। लेकिन धागा कोई सा, अधिकतर रेशम का धागा भी यूज में किया जाता है। ठीक है, नायलॉन वाला भी उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सारे धागे कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। पहले से क्या किए जाते हैं। दूसरी चीज की एक चीज और देखना है, रुई जानते हो, रुई कॉटन, मार्केट से कॉटन आता है उसका कलर कैसा होता है, पीले जैसा होता है ना। लेकिन जो एक आपने हॉस्पिटल में देखी होगी कैसे होती है, बिल्कुल व्हाइट, किसी प्रकार का कोई अन्य कंटेंट उसमें नजर नहीं आता, क्योंकि कई बार स्टेरिलाइजेशन की हुई होती है। एक तो कॉटन को छांटकर ओरिजिनल कॉटन निकाला जाता है, उसके जितने भी कंटेंट है उसके अंदर, कुछ उसके कॉटन के दाने हो गए, बीज हो गए या किसी छिलका हो गया, सबको रिमूव किया जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल फिल्टर किया जाता है। और बिल्कुल फिल्टर करने के लिए उनको अलग अलग धागे बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग खोला जाता है पूरा। उसको कई स्टेरिलाइज चीजों से धोया जाता है, कि स्टेरिलाइज चीजों से उनको धोया जाता है, उनकी गंदगी जितना भी कंटेंट गंदगी होती है उसकी सारे निकाले जाते हैं। उसके बाद उससे मशीन से, हाइड्रोलिक मशीन से क्या डाला जाता है उसमें,
प्रेशर डाला जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर से डालने पर वो कॉटन वापस एक सीमित हो जाएगा, फिर बहुत सारे कॉटन को एक राउंड पे लपेटा जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा, इसलिए उसको खोलो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी 1 किलो का लेते हैं ना कॉटन का, 1 किलो कॉटन, तो 1 किलो कॉटन का इतना सा भी पैकेट आता है। 1 किलो कॉटन बाहर से लेके देखना कितना आएगा, खुला कॉटन लेते हैं इतना आएगा, 100 ग्राम कॉटन लेते हैं वही इतना आ जाता है, इतना आता कितने ये किया होगा। इसलिए वो कौन सा कॉटन यूज होता है, स्टेराइल कॉटन होता है, इसमें कोई गंदगी नहीं होती, इसलिए हर प्रकार की चीजें उसमें साफ की हुई होती है, इस प्रकार कॉटन यूज किया जाता है। आगे देखना, यदि अपन ने सारे काम कर लिया, टांके लगा लिए, सारा काम हो गया, तो उसके बाद क्या बचा, टेम्पोन, तो टेम्पोन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। जैसे टेम्पोन हट जाता है उसके बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, तो वेजाइना के अंदर फिर भी कहां से ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, कहीं कट वगैरह लग रहा हो, तो उसको भी क्या करना है, रिपेयर करना है। जैसे रिपेयर करने के बाद, सारा रिपेयर होने के बाद अगर पेशेंट अपने आप को नॉर्मल फील करता है और सामान्य कंडीशन में उसको कहां भेज दिया जाता है, हॉस्पिटल वार्ड में भेज दिया जाता है। जब तक वो नॉर्मल नहीं होता तब तक कहां रहेगा, लेबर रूम में ही, वहीं ऑपरेटिव सिस्टम में रहेगा, उसके बाद उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आगे लिखना ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, रिलेटिंग लगाना पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जैसे पीपीआरएम के अंदर अपन ने इसके प्रोसीजर के अंदर 2-3 लगाए ना, इंसिजन हो गया, पेरिनेल रिपेयर हो गया, इंफिल्ट्रेशन हो गया, इसी प्रकार की लीडिंग है प्रोसीजर में चल रही है, प्रोसीजर में पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें लिखना फर्स्ट एरो लगा के प्रत्येक यूरिनेशन एवं डिटेक्शन के बाद हुंडी यानी घाव की सफाई करनी चाहिए, उनकी सफाई करनी चाहिए एवं ड्रेसिंग की जानी चाहिए, नेक्स्ट एरो लिखना ड्रेसिंग करने से पूर्व सुचर्ड साइट पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन युक्त स्वयं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन युक्त स्वैब या ऑइंटमेंट लगाना चाहिए।
ड्रेसिंग करना चाहिए एवं बाद में ड्रेसिंग करना चाहिए। ये तो आपने देखा होगा, कहीं भी घाव होता है तो ड्रेसिंग करने से पहले क्या होता है, पट्टी बांधने से पहले क्या करते हैं, दवाई लगाते हैं, उसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं। लाल दवाई का उपयोग किया जाता है नॉर्मली। कौन सी दवाई का उपयोग, लाल दवाई, बेटाडीन आती लाल दवाई, लाल दवाई के नाम से उसको जानते हैं, उसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। जैसे उसको लगाया, लगाने के बाद उसके अंदर ऊपर क्या लगाएंगे, कुछ लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक तो पट्टी आती है मरहम पट्टी, एक तो क्या लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, फिर उससे पहले क्या लगाते हैं, मरहम पट्टी। मरहम पट्टी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काज पीस बोलते हैं उसको नॉर्मली आप, जिसको अपन बीच में लपेटते हैं और उसका 2-3 आटे लगाते हैं, उसके बीच में अगर बड़ा घाव हो तो अपन उसके अंदर कॉटन भी रख देते हैं, तो कॉटन के रख के उसको मोटा कर लेते हैं। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कहीं किसी कट है तो कट पे सबसे पहले तो लोशन लगाएंगे किसी भी प्रकार का, पिंचर हो गई या किसी प्रकार एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया या लाल दवा हो गई, कोई सी भी होगी, उसको अपन लगा रहे हैं, सारा एंटीसेप्टिक का काम करेगी, सारी दवाएं किसका काम करेगी, एंटीसेप्टिक का काम करेगी। और सूचर अपने आप रिपेयर होंगे, सूचर क्या होंगे, अपने आप रिपेयर होंगे। ओनली ऑइंटमेंट क्या काम करता है, संक्रमण नहीं फैलने देता है, दवाई क्या काम करेगी, संक्रमण नहीं होने देगी, ठीक है। तो उस पे वो दवाई लगाई, लगाने के बाद इसके ऊपर मरहम पट्टी का भी बना रखा है पूरा इसके नाप का, साइज का, वो इस प्रकार इस पे लगा दिया जाएगा। उसको लगाने के बाद उसकी ड्रेसिंग की जाएगी। तो ड्रेसिंग या तो पट्टी लपेट कर की जाती है, अगर लपेटने के स्थान पे अगर उपस्थित नहीं हो, ऐसा स्थान नहीं हो, तो वहां क्या कर दिया जाता है, सेडेटिव टेप का उपयोग किया जाता है, एडिसिव टेप का उपयोग कर दिया जाता है, ठीक है। उस चीज को अपन नॉर्मल उपयोग में कर सकते हैं, उसको क्लोज कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों पे की जाती है जहां पे पट्टी बांधने का कोई तरीका नहीं होता है, पट्टी बांधने का, जैसे कोई बड़ा स्थान हो गया, बड़ी जगह हो गई। नॉर्मल हाथ पैरों में हम ये कर सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं। आगे देखना, पेन को ठीक करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सी दवाई देंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड किया जाता है। रोगी को लगातार 24 आवर्स तक बेड रेस्ट दिया जाता है, रोगी को लगातार 24 आवर्स तक क्या दिया जाता है, बेड रेस्ट दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट को 72 आवर्स तक, नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट को 72 घंटे तक पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल होने पर प्रिपेरियम केयर के लिए, प्रिपेरियम केयर के लिए घर भेज दिया जाता है, छुट्टी कर डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
यदि सूचर सिल्क या नायलॉन के धागे द्वारा लगाए गए हो तो लगभग 6 दिन या 1 वीक के अंदर रिमूव किए जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग लगाना इसी के अंदर, प्रोसीजर के अंदर ही आर्टिकल से ट्रे क्या आर्टिकल्स ट्रे और एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल काम आते हैं? सबसे पहले किडनी ट्रे किडनी ट्रे क्लिफोर्ड एक कटोरी होती, कटोरी इसके समान में होता है। सेक्टिंग फोर्सेप उठे यानी ऐसा फोर्सेप जिसके आगे क्या लगे हो, तो दांत जैसे स्ट्रक्चर हो, फोर्सेप हो ना, उसके जो हिस्सा है फोर्सेप का पकड़ने वाला, उसमें क्या लगे हो, दांत जैसे, उसको पकड़ अच्छे से बना सके हो। सेक्टिंग फोर्सेप नॉन फोर्सेप इनकी संख्या 1 अपना कैटगट
0.1 नंबर कैलकुलेट हुई। R34 से नीडल नीडल लोकल एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया कॉटन पैड गाउन ग्लव्स और मास्क स्पंज होल्डिंग फोर्सेप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एपिस्टोटोमी सीजर दो किसी के सी एक है सूटर मिडल मिडल होल्डर syringe 2 ml 8 ml antiseptic solution betadine cotton slab etc इतने प्रकार के
को मेन आर्टिकल्स की जरूरत होती है एपिसोड टॉपिक करते समय। एपिसोड में सूचक को कितने दिनों बाद रिमूव किए जाते हैं? ठीक है, ब्रेक है 5 मिनट का, उसके बाद तो आगे हेडिंग लगाना कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इसमें कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन विशेषतः दो प्रकार की होती है। तो फर्स्ट में लिखना इमीडिएट, इमीडिएट के अंदर इमीडिएट वाला लिखेंगे। इमीडिएट इमीडिएट में लिखना एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन, एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन, एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन यानी चीरा का विस्तार। हिंदी क्या होगी इसका? जो चीरा कर रहे हैं इसका विस्तार होना। चीरा का विस्तार। सीजन, इंसिजन, इतना वल्वल एडिमा, वल्वल एडिमा, वल्वल हेमेटोमा, only descends descends गाँव का सड़ना।
infection. ग्रेडिंग लगाना, ये बात होने वाली समस्या है, कॉम्प्लिकेशन। बात की कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी? बात की डिस्पेरेमिया, डिस्पेरेमिया, डिस्पेरेमिया। इमीडिएट के बाद हाँ, इसके अंदर लिखना है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना। यूरिन के पेरिनियल लैक्रेशन, पेरिनियल लैक्रेशन इन subsequent labor, subsequent labor, subsequent labor, SCA। subsequent labor, प्रसव के दौरान वापस रिग्रेशन होना, प्रसव के दौरान पेरिनियल रिग्रेशन होना, प्रसव के दौरान पेरिनियल पेरिनियल रिग्रेशन होना, लिख स्त्राव होना। अगली हेडिंग लगाओ जो इम्पोर्टेंट है, सीजरियन सेक्शन। ये एपिसोड हमने किया ना, सीजरियन डिलीवरी या सीजरियन सेक्शन। अरे बातें नहीं, सीजरियन डिलीवरी या सीजरियन सेक्शन। मेन हेडिंग, एपिसोड होने के बाद ये मेन हेडिंग, सीजरियन डिलीवरी या सीजरियन सेक्शन। हेडिंग लगा इसमें फर्स्ट डेफिनेशन, सीजरियन सेक्शन एक शल्य क्रिया है। डेफिनेशन लिखना, सीजरियन सेक्शन
एक शल्य क्रिया है, सीजेरियन सेक्शन एक शल्य क्रिया है